वो है सघन संयोजी ऊतक, जिसे हम बोलते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें क्या होगा, देखो सघन वो क्या है, संयोजी ऊतक यानी सघन, यानी कि इसमें तंतु जो होंगे वो अधिक होंगे और मैट्रिक्स कम होगा, इस वजह से सघन है ये, ठीक है ना। तो इसे तंतु में संयोजी ऊतक भी कहते हैं। तंतु अधिक है, ठीक है ना, मैट्रिक्स की मात्रा कम है, तंतु की मात्रा अधिक है। मुख्यतः पाई जाने वाली जो सेल है इनमें कौन सी है, तंतु कोरक फाइब्रोब्लास्ट है। और इसमें तंतु तथा सेल जो होते हैं वो दृढ़ता से बंधे होते हैं, ठीक है ना। तो तंतु और सेल जो होते हैं आपस में, क्योंकि इसमें क्या है, तंतु ज़्यादा अधिक है। अब यहाँ पर दो प्रकार थे, क्यों, क्योंकि तंतु और सेल की जो व्यवस्था है उसके आधार पर। तो यहाँ पर एक है सघन नियमित संयोजी ऊतक डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और एक है हमारा सघन अनियमित ऊतक संयोजी ऊतक, जिसे हम डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। नाम से पता लगा, एक तो है नियमित होगा और एक अनियमित होंगे। तो पहला हमारा है सघन अनियमित संयोजी ऊतक, जिसमें कोलेजन जो तंतु होंगे और जो उनकी जो फाइब्रोब्लास्ट होंगी वो कैसी होंगी कि कोलेजन तंतु समांतर बंडलों के रूप में स्थित होंगे बीच में, और उनके बीच में क्या होंगी, फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं कतारों में व्यवस्थित होंगी। तो इस तरह की एक संरचना होगी जिसमें फाइब्रोब्लास्ट की कतार होंगी, कोलेजन तंतु के समांतर बंडल होंगे और उनमें मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स तो कम होगा। अब ये किसमें होता है, ये इस तरह की संरचना होती है लिगामेंट में, जिसे हम बोलते हैं स्नायु, और हमारा टेंडन जिसे हम बोलते हैं कंडरा। लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट होता है कि यह अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ता है। कंट्रा टेंडन क्या होती है, जो कि हमारी अस्थि को मसल पेशी से जोड़ती है, ठीक है ना। अब ये देखो यहाँ पर डायग्राम भी दिया है, जिसमें हमारी जो मसल है उसको कौन जोड़ रही है, साइड में जो लगी हुई टेंडन जोड़ रही है, ठीक है ना। इससे हड्डी से, यानी कि मसल को हड्डी से जोड़ती है टेंडन, ठीक है ना। और ये केवल इसमें क्या होते हैं, टेंडन में कंडरा में केवल कोलेजन तंतु होते हैं, और अगर कोलेजन तंतु है तो इसमें इलास्टिसिटी नहीं होंगी, तो ये कैसी होगी, ये मजबूत होंगी, ये आलचीली होंगी। और जो हमारी लिगामेंट है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ रही है, तो ये जो लिगामेंट होंगी इनमें कोलेजन भी होता है और साथ में इलास्टिन भी, प्रोटीन जो होते हैं तंतु होते हैं वो भी होता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होती है, ये इनमें प्रत्यास्थता लचीलापन पाया जाता है। इसमें हमारी क्या बोलते हैं उसे, कार्टिलेज लिगामेंट में, ठीक है ना। अब हम आते हैं दूसरा सघन अनियमित संयोजी, जिसमें अनियमितता होगी, जिसमें कि क्या होंगे, जो हमारे सेल हैं, जो हमारे फाइब्रोब्लास्ट है और जो हमारे तंतु होंगे वो कैसे होंगे, अनियमित होंगे। और एक और चीज़ याद रखना, इसमें वसा सेल भी होती है। तो इसमें फाइब्रोब्लास्ट और तंतु क्या होंगे, अनियमित रूप से बिखरे हुए व्यवस्थित होते हैं। और ये कहाँ होती है, ये संरचना होती है हमारी त्वचा की डर्मिस में, है ना। त्वचा में एक एपिडर्मिस है, एक डर्मिस है। अब देखो वसा सेल भी, तो इससे हम पता लगाएंगे कि देखो वसा क्या होती है, हमारा खाना भोजन होता है जो कि एक्सिस में होता है, तो वो जमा हो जाता है किस चीज़ में, हमारा वसा में। तो इसी वजह से ये नीचे रहती है, तो यहाँ पर क्या है, वसा में यानी त्वचा में जो है नीचे जुड़ती जाती है हमारी डर्मिस में, है ना। कौन सी, सघन अनियमित संयोजी ऊतक, ठीक है ना। अब यहाँ पर तीसरी चीज़ अब हम आ जाते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। अब स्पेशलाइज यानी ये होंगी किसमें, एक तो कंकाली संयोजी ऊतक होगा, तरल संयोजी ऊतक होगा। यानी कंकाल जो होता है उपास्थि अस्थि, और हमारा तरल संयोजी ऊतक होता है रक्त और लसिका, ये भी संयोजी ऊतक होते हैं। अब हम कंकाली उसमें आते हैं उपास्थि कार्टिलेज के ऊपर। कार्टिलेज क्या होती है, ये एक ऐसी संरचना होती है जो कैसे होगी, नचीली होगी। उसके चार प्रकार होते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। कठोर भी होता है, मजबूत भी होती है, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा लचीली भी होती है, इस तरह से देखेंगे हम इसके। तो उपास्थि का जो निर्माण है वो कौन करती है, वो करते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट, और इसकी जो कोशिका है उसको क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। और इसमें जो वृद्धि होती है एक दिशा में होती है, ये याद रखना। और यह असंवहनीय ऊतक होती है, यानी इनमें कोई भी क्या बोलते हैं उसे, रक्तवाहिनियां नहीं होंगी, असंवहनीय। अब यहाँ पर जब भ्रूण अवस्था में हम देखते हैं किसी मनुष्य में, तो वहाँ पर उपास्थि अधिक होती है। और कौन सी उपास्थि सबसे ज़्यादा होती है, वो होती है हमारी कचाव उपास्थि, ठीक है ना। वो भी हम देखेंगे कौन सा प्रकार है। और जब हम वयस्क में आ जाते हैं तो यही उपास्थि क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, यानी जो अंतः कंकाल ज़्यादातर होता था उपास्थि का, अब अंतः काल जो है वयस्क में क्या हो जाता है, किसका हो जाता है, अस्थियों का हो जाता है। यानी उपास्थियां जो होती रूपांतरित हो जाती है अस्थियों में, और इसीलिए इन अस्थियों को बोलते हैं उपास्थि जात अस्थि, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसकी संरचना देख लो, यहाँ पर वही कि मैट्रिक्स है और तंतु है, कोलेजन तंतु है। अब यहाँ पर एक चीज़ है लेक्यूना। ये लेक्यूना क्या होता है, यही लेक्यूना जो है वो, है ना, ये छोटी छोटी गुहाएं हैं जिनके अंदर क्या होती है, हमारी कॉन्ड्रोसाइट होती है। यही कॉन्ड्रोसाइट क्या क्या करते हैं, ये कॉन्ड्रोसाइट लेक्यूना के अंदर होगी, और 1 से 4 तक हो सकती है लेक्यूना के अंदर। और ये मैट्रिक्स का जो है स्त्रावण
करती है, ठीक है ना। जब हमने इसको ऊतक को देखा तो इसमें बहुत से मैट्रिक्स भी थे, तंतु भी थे, लेक्यूना थी, लेक्यूना में 1 से 4 कॉन्ड्रोसाइट देखी, वही कॉन्ड्रोसाइट मैट्रिक्स का निर्माण करें। जो मैट्रिक्स ऐसा होता है ठोस होता है, अनन्य प्लाएबल होता है और संपीड़ित रोधी होता है, यानी कि ये थोड़ा सा क्या होता है प्लाएबल होता है, जो कि हम बोल सकते हैं नरम हो सकता है ना, कार्टिलेज सोच लो, ठीक है ना। अब उपास्थि के प्रकार मैंने बोला था, एक है हाइलिन उपास्थि, कचाव उपास्थि, दूसरा इलास्टिन उपास्थि है ना, कार्टिलेज, और तीसरा श्वेत तंतुमय उपास्थि, और चौथा है कैल्सिफाइड उपास्थि, कैल्सीकृत उपास्थि। तो जो काचाव हाइलिन कचाव उपास्थि होता है वो क्या होती है, वो सबसे ज्यादा जो शरीर में पाई जाने वाली होती है वो होती है हमारी हाइलिन उपास्थि, काचाव उपास्थि, जो भ्रूण का अधिकांश जो अंतः कंकाल होते हैं उसमें उपस्थित होती है। और एक हमारी कहाँ उपस्थित होती है, जो हमारे जॉइंट होते हैं, संधिकारी जो होते हैं हमारे मतलब इन्हें संधिकारी उपास्थि कहा जाता है, ये जॉइंट पर उपस्थित होती हैं, है ना। अब यहाँ पर दूसरा इलास्टिन उपास्थि की ये सबसे लचीली शरीर की उपास्थि होती है। अब ये कहाँ पर होती है, ये होती है जैसे नाक की नोक ये उपास्थि, और कान जो हमारा पिन्ना है ये, तो ये हमारा क्या है सबसे लचीली उपास्थि मानी जाती है, और यही सी को हमने नाम दिए इलास्टिन, कार्टिलेज या उपास्थि। अब यहाँ पर तीसरी है कैल्सीफाइड उपास्थि, ये शरीर की सबसे कठोर उपास्थि होती है क्योंकि इसमें कैल्शियम होगा, और ये कहाँ होती है, हमारी हाथ और पैरों की उपास्थि में होती है, यानी हाथ और पैरों में होती है। अब तीसरा ये तो चौथा हो गया, तीसरा श्वेत तंतु में उपास्थि, और ये श्वेत तंतु में उपास्थि जो वाइट है ये कहाँ होती है, ये चीज होती है हमारी रीढ़ की हड्डियों के बीच में, जो कि सबसे ज्यादा क्या होती हैं, वो तो हमारी क्या थी कठोर थी, ये सबसे ज्यादा मजबूत होती हैं, ठीक है ना। कौन सी, कशेरुक दंड की समीप प्रति जो अस्थियों के बीच होती है वो, जिसे हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं, ठीक है ना। और ये सबसे ज्यादा मजबूत है, और कठोर कौन सी, कैल्शियम वाली होती है, ठीक है ना। और वो इसलिए मजबूत क्योंकि कोलेजन तंतु ज्यादा होंगे। अब हम बात करते हैं अस्थियों के पास, अस्थियां देखो उसी का सब उल्टा कर दो, अस्थि हो जाएगा कि सबसे ज्यादा कठोर ऊतक है, ठीक है। ये द्विदिशीय वृद्धि करते हैं, वो एक दिशा में कर रहे थे। संवहनी ऊतक होते वहां संवहनी ऊतक। अस्थियों का निर्माण करने वाली ये कौन सी, वहां तो कॉन्ड्रोब्लास्ट, यहाँ है ऑस्टियोब्लास्ट, यहाँ पर इस सेल को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट बोलते हैं अस्थियों की सेल को। अब ऑस्टियोसाइट जो होती हैं उनकी मैट्रिक्स में जो लेक्यूना है ना, उसमें जो यानी लेक्यूना तो होगा इनमें भी, और इसमें एक लेक्यूना में सिर्फ एक ही ऑस्टियोसाइट होती है, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स का निर्माण। अब देखो इसकी संरचना देख लेते हैं, यहाँ पर देखो एक चीज है हैवर्शियन नलिका। ये जो हैवर्शियन नलिका है ना, ये हैवर्शियन नलिका और जो ऑस्टियोसाइट्स हैं जो उसके चारों तरफ, यानी एक तरह का जाल बन रहा है, और इनमें जो मैट्रिक्स होता है वो परतों के रूप में होता है, जिससे हम हैवर्शियन लैमिला बोलते हैं। अब ये तीनों चीजें जो है ऑस्टियोसाइट, हैवर्शियन नलिका, हैवर्शियन हमारी क्या है लेमिला, ये तीनों चीज मिलकर हैवर्शियन तंत्र एक सिस्टम बना रहा है, हैवर्शियन तंत्र, जो कि यही हमारी स्तनधारियों में जो संरचना होती है बोन में, यही कॉम्पैक्ट बोन में पाया जाता है स्तनधारियों की, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो किस टाइप का होगा, देखो ये जो मैट्रिक्स है वो परतों के रूप में होता है, जिसे क्या बोलते हैं हमारा हैवर्शियन लैमिला, ये लैमिली बोलते हैं। और ये जो होता है एक ऐसा होता है ठोस होता है, कठोर होता है, नॉन प्लाइबलर होता है, यानी आनन्य होता है कि वो प्लाइबल था हमारा कार्टिलेज वाला। और ये जो होते हैं इनमें तंतु जो होते हैं वो कौन से होते हैं, कोलेजन तंतु भी होते हैं, और कैल्शियम लवण भी होते हैं इनमें अधिक मात्रा में, ठीक है ना। तो इस वजह से कैसे होते हैं ये, इसी वजह से कठोर और मजबूत हो रहे हैं। अब अस्थियों का कार्य क्या होता है, यही कार्य होता है कि शरीर के अंगों को संरचनात्मक ढांचा प्रदान करना, है ना। और ये ऊतकों को सुरक्षा तथा सहारा प्रदान करते हैं हमारे अस्थियां। शरीर की लंबी अस्थियां जैसे टांगों में क्या करती है, शरीर के भार का वहन करवाती हैं, शरीर को गति यानी प्रदान करने में सहायक है। अब क्या है, शरीर की कुछ अस्थियों में अस्थि मज्जा पाया जाता है, अस्थियों में अस्थि बोन मैरो पाया जाता है, जो कि क्या कहते हैं रक्त के जो सेल्स है उनका निर्माण में सहायक होते हैं। और इस निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अगर रक्त, आरबीसी, प्लेटलेट, ये सब हमारी बोन मैरो में बनती है ना, बोन मैरो में बनती है। और इसकी निर्माण की प्रक्रिया को, रक्त के निर्माण को हीमोपोइसिस बोलते हैं, आरबीसी के निर्माण को क्या बोलते हैं, हेमेटो इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है ना। और ब्लड, अब हम देखेंगे आखिरी में जो संवहनी ऊतक है, संयोजी ऊतक का प्रकार, और इसके बाद हमारा संयोजी ऊतक के बाद हम वो जो हमारा मस्कुलर ऊतक है और जो हमारा क्या बचा है नर्वस टिश्यू है, वो हम नहीं पढ़ते हैं, वो हम उन्हीं के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ब्लड के बाद हमारा ये वाला जो संयोजी ऊतक और ये ऊतक वाला पार्ट जो है खत्म हो जाएगा, फिर हम फ्रॉक देखेंगे। तो अब हम देखेंगे ब्लड में एक बच्चा होता है हमारा संवहनी ऊतक प्लाज्मा, और एक होता है हमारा संगठित पदार्थ। तो जो प्लाज्मा है वो
55% भाग होता है ब्लड का, और जो हमारा संगठित पदार्थ है वो 45% भाग होता है। 55% भाग प्लाज्मा क्या होता है, ये गाढ़ा द्रव होता है, और इसमें जो ये जो होता है इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स रक्त का, और जिसका रंग जो होता है वो स्ट्रॉ होता है यानी हल्का पीला होता है। और संगठित पदार्थ क्या होते हैं, वही ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे संगठित पदार्थ में। तो हमने अभी ये सारी चीज़ें खत्म करी।